पाठक साहब ने कैसे साहब इतना बड़ा भोपाल कांड का पाठक साहब और एक जज, दो जजों ने इतना बड़ा केस 2 जजों ने कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने पाठक साहब को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रमोट करने की बात कर दी थी। बस हो गया, वो चले गए। एक जज साहब उनके साथ 3 जज क्यों नहीं बैठे? 3 जज क्यों नहीं बैठे भाई उसमें? और क्या हुआ अंततः पता लगा कि वो जो चार्जशीट फाइल की थी, एफआईआर बनी थी, उस एफआईआर में तो ऐसे था कि जैसे आपस में खाली चोट फटाक लग गई हो, 40,000 लोग मर गए। जब सीबीआई ने कहा कि हम दोबारा एफआईआर फाइल करते हैं, तो एसके कटारिया साहब जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था अपने जाते जाते 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त के भाषण में, बस तुम सब कुछ करो पार्लियामेंट, लेकिन हमको मत छुओ। अरे तुम देवता हो, तुम भगवान हो, तुम गॉड हो। पार्लियामेंट तुम्हारी सर्विस कंडीशन बनाती है, पार्लियामेंट तुम्हारे पावर तुमको देती है, तुम्हारे प्रोसीजर रेगुलेट करती है। तुमको कई पावर जो नहीं है, रिट की पावर नहीं है, जैसे हाई कोर्ट को है 5 रिट देने, वो डिस्ट्रिक्ट जज को भी दे सकती है। तुम्हारे सभी कुछ रेगुलेशन, सारे प्रोसीजर, उस पार्लियामेंट को तुम कहते हो तुम हमारे लिए मत करो, तुम खुदा हो। अरे खुदा नहीं, खुदा तो देश की जनता जनार्दन है, वो संविधान बदल सकती है। और जिस दिन उनको ये पता लगेगा, समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि क्या होता है पावर। संसद नहीं कर सकते। जब उन्होंने सीबीआई ने कहा तो आपने कह दिया कि नहीं, अब नहीं, क्यों? उनको पता था कि ये जज 2 फंस जाएंगे, जिन्होंने उसमें वो करवा दिया था, एग्रीमेंट करवा दिया, सेटलमेंट। वो आज तक झगड़ा पड़ रहा, किसको कितना पैसा मिला भगवान जाने, बेचारे रो रहे हैं, अपाहिज पड़े हैं लोग, कई लोग मर गए, 2-3 हज़ार लोग तो आज भी भुगत रहे हैं, अपना शरीर खाली जीवित है नाम के लिए। आपने कर दिया, एंडरसन भाग गया, उसको बचा दिया। उनके उस समय के चीफ मिनिस्टर, कैसे नहीं देखा भाई? थानेदार को क्या सज़ा हुई उस समय? जो एसएचओ था उसको क्यों सज़ा नहीं? उस समय के मुंसिफ ने क्यों नहीं देखा? उस समय के मुंसिफ ने, हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब उस समय थे, जो एचआरडी मिनिस्टर इंदिरा जी के टाइम पर, राजीव गांधी के टाइम पर, हाँ वो थे उस समय चीफ मिनिस्टर, वो सब मिले हुए थे, मिली भगत थी राजीव गांधी उन लोगों की। क्यों नहीं हुआ उन पे केस? क्यों नहीं हुआ मुंसिफ पे केस? क्यों नहीं हुआ एसएचओ पे केस? कैसे चार्जशीट बनाई? लोग मर गए बेचारे इस चक्कर में, दोबारा क्यों नहीं चार्जशीट फाइल करने दी? सब सरकारी नौकरी पिंजरापुर। आप स्टेटस कह रहे हैं सर, गवर्नमेंट सर्वेंट तो इज सर्वेंट। हमारे देश के संविधान के धारा आर्टिकल 309, 310, 311 सरकारी नौकरों से संबंधित है। कहीं भी उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ, एनी पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ है। उनको, वो अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहे हैं। अरे तुम सर्वेंट हो, नौकर रहो। आपने उनको कह दिया इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केवल देश की जनता का है, जो कि इस संविधान को बदल सकती है, जो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बदल, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म को बदल सकती है, दूसरा फॉर्म ला सकती है, भारतीय लोक जनतांत्रिक फॉर्म ला सकती है, या कोई भी फॉर्म ला सकती है। इस संविधान को ही आमूलचूल बदल सकती है। उनका है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। बाकी तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं, गवर्नर है, एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल। और आपने कह दिया उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है भाई किसी का। जनता को बेवकूफ़ मत समझिए कि उनको कुछ आता नहीं है इसलिए। अब ऐसा नहीं होगा। पुर्तगाल से आपने कुछ से, पुर्तगाल का इतना छोटे से कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, उसने वहाँ के बजट को ही गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था जब उन पर। और हमारे यहाँ पूरा पार्ट का पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ख़त्म कर दिए उन्होंने लिबरलाइजेशन के चक्कर में। तो प्राइवेट, उस समय प्राइवेट नौकरी में आप कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जज, अरे आप एकेडमिक लॉ की बात कर रहे हैं, एकेडमिक बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्रैग्मेटिक बात कीजिए साहब, ये क्या कानून से नहीं चलता। और जब सरकार में जाते थे, सरकार को कहते थे आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, आपने इस कानून की खानापूर्ति नहीं की, इसलिए वो सरकारी नौकरों के पक्ष में कर देते थे। प्राइवेट में कहते थे आप एकेडमिक लॉ की बात कर रहे हो, तो वहाँ लॉ को ख़त्म करके उसको वर्करों के पक्ष में कर देते। देश तबाह हो गया, प्रोडक्शन तबाह हो गया, सर्विस तबाह हो गई, दोनों तरफ से सरकारी कर्मचारियों की मौज हो गई, भ्रष्ट हो गए। इसलिए आर्टिकल 368 कैसे लिख दिया संसद ने अपने को कि हम इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कैसे बन गई वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि देश की जनता है। आपने क्यों नहीं उसका लीगल नोटिस लिया, लीगल कॉग्निजेंस लिया?
कैसे हो, और कैसे आपने धारा 4 और 5 खत्म कर दी, 304 जो सन 77 में ऐड की गई थी कि वो पावर अनलिमिटेड होगी जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। कैसे कर दिया? जब 125 संशोधन हुए, आपने कहा कि साहब वो फंडामेंटल राइट्स में संसद संशोधन नहीं कर सकती है क्योंकि वो बिल है, और धारा 13 आर्टिकल 13 के हिसाब से कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं हो सकता है, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता। और चूंकि आपने बिल पेश किया है और कानून बनाने के लिए बिल पेश होता है, इसलिए आप फंडामेंटल राइट में वो नहीं संशोधन नहीं कर सकते। आप हमको ये बताइए 125 जो बने, 125 संशोधन जो हुए, वो भी तो सब बिल थे। संशोधन जितने भी संविधान संशोधन है वो सभी बिल थे, कानून थे। आपके हिसाब से वो कानून थे। कानून ने कैसे संविधान संशोधन कर दिया? मैं यही कह रहा हूँ, बेटे से बाप कैसा पैदा हो गया। इसका मतलब है कि संविधान इज नॉट सुप्रीम लॉ, संविधान इज नॉट सोर्स ऑफ लॉ, लॉ हैज़ बिकम सोर्स ऑफ संविधान, लॉ हैज़ बिकम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? कि 125 संशोधन में सब में बिल आया, तो बिल कानून है, कानून बिल के लिए, कानून के लिए बिल बनता है, तो उन्हीं बिलों से संविधान संशोधन हुए। तो वो संविधान संशोधन कैसे हुए? कानून से संविधान संशोधन कैसे हो गया? कानून से संविधान कैसे निकले? फिर कैसे निकला? हाउ द लॉ हैज़ बिकम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, ये प्रोसीजर जब संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाया जाएगा, तो दैट इज़ प्रोसीजर, बिल ही होगा। बिल के अलावा दूसरा संविधान में आप बताओ ना क्या होना चाहिए? चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे संविधान, कोई भी संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, उसके लिए बिल लाया जाएगा। दैट इज़ द प्रोसीजर, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसमें प्रोसीजर, हम कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में थोड़ी जाएंगे, इसलिए बिल लाया जाता है। चाहे वो मनी बिल हो, चाहे संशोधन बिल हो, चाहे कानून बनाने के लिए बिल हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बिल आएगा संविधान संसद के समक्ष। तो आपने कह दिया कि ये बिल है, ये कानून है, इसलिए संसद नहीं कर सकती है पास। और जहाँ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जहाँ जिस मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में वो दिए हुए हैं, एक्सेप्शन दिए हैं, वहाँ अगर वो संशोधन करना चाहेंगे तब उसके लिए भी तो बिल आएगा, तो वो बिल भी कानून हो जाएगा। तो ये कम से कम ये संविधान को समझने की कोशिश कीजिए और संविधान के अनुसार काम करिए। इस संविधान को तो अब हम किसी तरह से मान रहे हैं 10 रुपये के सिक्के की तरह, 5 रुपये के सिक्के। फिर रिजर्वेशन में कैसे जुड़ा? धारा 4 के बाद, धारा 4 तक ओरिजिनल है, 16 की 1, 2, 3, 4, 16 के बाद 4A 4B कैसे जुड़ा? कैसे संशोधन हो गया? जबकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के रोस्टर के लिए कि जो एरियर जो पोस्ट भरी नहीं जाएंगे, अनफिल्ड उनका जमा होती रहेंगी, या उनके प्रमोशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये कैसे आए? कैसे संशोधन हो गए अगर संशोधन नहीं कर सकते हैं तो? जगदम्बिका पाल के केस में, जबकि जगदम्बिका पाल के केस में, जगदम्बिका पाल को आपने, यही फिर उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया स्पीकर को कि इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग हमारे रजिस्ट्रार जनरल के सामने। हाउ कैन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट द विधानसभा और पार्लियामेंट और द स्पीकर्स ऑफ हाउसेस? ये 1963-64 में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच के 3 जजों को अरेस्ट करने, उस समय 28 जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में मुश्किल से 5 थे शायद, या 3 थे, कितने थे। उन्होंने, एक ऐसा केस हुआ था कि किसी पत्रकार ने विधानसभा की अवमानना कर दी थी, तो विधानसभा ने उसको पकड़ने के लिए पुलिस भेजी, उसको जेल करने की बात थी, उसकी प्रताड़ना करने की बात थी, कंटेम्प्ट की बात थी विधानसभा की, तो वो हाई कोर्ट चला गया, उन्होंने उसको स्टे कर दिया। तब विधानसभा ने कहा था तीनों जजों को अरेस्ट करो, वो भाग करके इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में 28 के 28 जज बैठे। तब उस समय वो पहला केस था जो कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया था कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, क्या करें। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, उस समय जजों ने तो इंग्लैंड से वकील मंगाया था, जबकि विधानसभा ने सीर भाई साहब को, महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल साहब को रखा था अपना वकील। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा इंडिपेंडेंट है अपने मामले में,
उसमें कोई इंटरव्यू, उनका अपना प्रोसीजर है, उनको पूरे अधिकार हैं जो भी संविधान में। संविधान से गलत काम करेंगे तब ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट सब कुछ। हाउ कैन कोर्ट डायरेक्ट द विधानसभा टू कंडक्ट द बिजनेस इन सच इन ए पर्टिकुलर वे? कल से कहेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव संसद करेगी, कल से आप कहेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा करेगी, संविधान के खिलाफ करेगी क्या वो? तो जगदम्बिका पाल को बैठा दिया। कैसे? जगदम्बिका पाल का क्या स्टेटस था? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्योंकि वो भाई आप विधानसभा किस तरह से वोटिंग करती है, कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है, कौन पोलिंग ऑफिसर बनता है, कौन काउंटिंग करेगा, किस तरह से काउंटिंग होगी, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो, ये विधानसभा का अपना प्रेरोगेटिव है। दे हैव देयर ओन प्रेरोगेटिव, दे हैव देयर ओन, दे आर इंडिपेंडेंट विदाउट एनी फेटर्स फ्रॉम एनी कोर्ट, नो कोर्ट कैन डायरेक्ट देम। यही अभी उत्तराखंड में हो गया। कैसे कर दिया? जबकि इतना बड़ा केस हुआ था उस समय, इतनी बड़ी रूलिंग हुई थी उस समय। तो आप उनके इंडिपेंडेंट क्यों? वो मूर्ख हैं, उनको जय हो करने से क्यों? ऐसे लोगों को हमने भेज दिया है, वो जय हो करने में लगे हुए हैं। दोनों को मौज आए हुए, एक सुनो और एक बोलो। ये स्लम डॉग की तरह सब हो रहा है। 197 सेक्शन 197 CRPC उत्तराखंड के उन पर उन्होंने गोलियां चलाई। कैसे चला दी उस समय SP ने मुजफ्फरनगर में? कैसे आपने उसको बरी कर दिया? ये बोनाफाइड एक्सरसाइज नहीं था। यहाँ तो वो कुछ कर ही नहीं थे, यूपी में वो कुछ कर ही नहीं, तो दिल्ली जा रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे। 197 में लिखा है कि ओनली इफ़ इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एंड बोनाफाइड एक्सरसाइज, इफ इन गुड फेथ some government officer is exercising his duty, official duty, then for prosecuting him the permission of the governor or of the president will be required, only in that case. But if it is not bona fide exercise of official duty, if it is not in good faith, then he will be punished, prosecuted as if he is a criminal. वो SP उसको एज ए क्रिमिनल क्यों नहीं किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, उसको सज़ा क्यों नहीं हुई? उसने निहत्तों पर, शांतिपूर्वक जा रहे लोगों पर, वो भी दिल्ली जा रहे लोगों पर कैसे ज़बरदस्ती रोका, ज़बरदस्ती रोका और ज़बरदस्ती रोक करके ये विप्लव कराया। वाई? क्यों नहीं हुआ? आपने इतना गलत इंटरप्रिटेशन, यही 311 का हुआ। 311 में आर्टिकल 311 जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपने कहा अपील तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। 311 में बहुत क्लियर है कि इंक्वायरी होने के बाद उस पर जजमेंट होगा, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगी, दैट्स ऑल। जितना हो सकता आपने कह दिया कि नहीं, हियरिंग अप टू अपीलेट लेवल तक हियरिंग होगी, जबकि कहीं नहीं लिखा 311 में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया। वही जज जिन्होंने कि जनरल VK सिंह को ये राय दी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चैलेंज करो, जो रिटायर्ड उन्हीं जजों के जजमेंट होंगे। मैंने अभी देखा नहीं पर डेफिनेटली होंगे। सुप्रीम कोर्ट के तो 100-150 जजमेंट हैं कि एट द फैग एंड ऑफ your career you can't dispute your date of birth, आप you can't enjoy the fruits of both the worlds। माने यहाँ भी मौज कर ली और अब रिटायरमेंट के टाइम पर भी आप मौज कर रहे हो, वो भी बेनिफिट लेना। एट द फैग एंड कम से कम 5-10 साल पहले आपको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, और वही जज होंगे, और उन्हीं जजों ने राय भी दे दी कि तुम लड़ो सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये बड़ा मतलब ड्यूअलिज्म, दोगलापन है। वाई CJ ओनली ऑफ, क्योंकि वो भानुमति का कुनबा 1977 में आया था, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी से बने। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस क्यों बनेंगे? आपने क्यों नहीं कहा कि सीनियरिटी नहीं, यहाँ पर मेरिट होना चाहिए पूरी तरह से। टॉप क्लास में आप कहते हैं कि टॉप सर्विसेज में मेरिट से होगा, और जो मिडिल लेवल पर है उसमें सीनियरिटी कम मेरिट होगी, और लोअर लेवल पर सीनियरिटी होगी। तो आपने क्यों नहीं कहा कि ये मेरिट से होगा? ये गलत है, सीनियरिटी से नहीं होना चाहिए। अपने लिए आप कुछ भी जो हो जाए, गलत या सही, सब सही है। और फिर हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस के लिए क्यों नहीं होगा? हमको बताए ना, हाई कोर्ट के जजेस कैसे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, चीफ जस्टिस रह जाते हैं। आप 1980 से, मैं सारे चैनलों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप देखो ना सन 1980 से कितने जज आज तक सुप्रीम कोर्ट गए और कितने चीफ जस्टिस गए। वाई वी आर मेकिंग चीफ जस्टिस, वाई वी आर प्रमोटिंग देम एज चीफ जस्टिस, अगर उनमें से सुप्रीम कोर्ट नहीं आना। तुम जजों को, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो मक्खनबाज हैं, या कितने लोग इंटेलिजेंट होंगे जज, तो वो 1-2 ये पावर। अब अगर ऐसा होगा तो नए संविधान में ये संसद को पावर होगी।
प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट करेंगे, जज कमेटी जब अपॉइंट करेगी और प्राइम मिनिस्टर अगर उसमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं फाइनली, तो जिस जज के बारे में ये डिस्प्यूट होगा उसको संसद के सामने जाना पड़ेगा। वो वोटिंग होगी, संसद तय करेगी कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, ये तय करेगी। ये आप नहीं तय करेंगे दो जज। जैसे पीएन भगवती साहब ने कहा कंसल्टेशंस आर बाइंडिंग। कंसल्टेशंस का मतलब उन्होंने ये लगा दिया कि इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के राय बाइंडिंग है, वो जिसको कह देंगे वाह बहुत अच्छा। तो हाई कोर्ट के जजेस में तो गवर्नर में भी कंसल्टेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में भी कंसल्टेशन है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो कौन सा बाइंडिंग होगा? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अगर ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में आपके लिए ये लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल इनवेरिएबली बी कंसल्टेड, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइंडिंग है, लेकिन आपने कह दिया वो बाइंडिंग है। तो हाई कोर्ट में बाइंडिंग किसका होगा ये बताए ना। हाउ कंसल्टेशन या कंसल्टेंसी कैन बी बाइंडिंग, किस डिक्शनरी में लिखा है इसका अर्थ ये बाइंडिंग है कंसल्टेशन? और इस परस्पर विरोधी है, हाई कोर्ट में क्या होगा फिर? भाई 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 क्यों चीफ जस्टिस बनना चाहिए? हम कह रहे हैं इनको आर्मी की तरह आप ऑनररी बना दो ना। आर्मी में जो रिटायर होता है सूबेदार को ऑनररी कैप्टन, कैप्टन को ऑनररी मेजर, ऑनररी मेजर को ऑनररी कैप्टन। अरे भाई आपको बेनिफिट ही चाहिए ना। बट भाई इतना खर्चा 3 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कम से कम 1 साल तो रहे कोई आदमी चीफ जस्टिस। क्यों होना चाहिए ये खर्चा इतना ज़्यादा? हजार, आप जानते हैं सरकार में 1 लाख रुपए खर्च होगा, 5 लाख का बजट बिल बनेगा। तो हम क्यों इतना खर्च करें? हमको अगर उनको बेनिफिट दें, बेनिफिट ये 5 लाख तो बचेंगे। ये होना चाहिए कि सन 80 से कितने लोग नीचे से, ये जो जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हायर जुडिशरी जिसको कहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज से कितने लोग आए सुप्रीम कोर्ट सन 80 के बाद, ये भी देखा जाना चाहिए। इसीलिए तो वो भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वो कभी सुप्रीम कोर्ट, उनका प्रमोशन है 80%, जब 60% वकील जज बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजों को बेचारों को मौका ही नहीं मिला, वो भ्रष्ट हो गए। उन्होंने फिर खाना चालू कर दिया, क्या करें वो भी। सुप्रीम कोर्ट कितने, ये करो ना इंक्वायरी, अरे करो सर्वे भाई। इसी तरह से इसका भी करो, कितने चीफ जस्टिस हुए और कितने जज हुए। क्यों? कितने जज इतने इंटेलिजेंट हैं वो चीफ जज, फिर क्यों बनाते हो चीफ जस्टिस? तो नए संविधान में हम करें केवल चीफ जस्टिस में से ही अपीलेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपीलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बराबर रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन जो भी जाएंगे दोनों कोर्टों में, वो केवल चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का मेरिट देखा जाएगा, वो कमेटी करेगी। एक आदमी के लिए लॉ बना, मिश्रा जी के लिए, जो टेलीकॉम कमेटी, आपने क्या देखा उसमें, कैसे बन गया? आपको करना चाहिए था भाई, क्यों बन रहा है? जहाँ चाहें वहाँ आप इंटरफेयर करें, जहाँ आपको पुसाता नहीं। आपने राइट टू रिजेक्ट दे दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में नहीं है, संविधान में नहीं है, आपने राइट टू रिजेक्शन दे दिया। आप डीएम भी बन गए डिस्ट्रिक्ट में से, आप डिप्टी कमिश्नर भी, डिप्टी कलेक्टर भी, तो सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, तो आपने तो संविधान की ऐसी की तैसी कर दी, रौंद के रख दिया संविधान, सेपरेशन ऑफ पावर ख़त्म कर दिया। आपने राइट टू रिजेक्शन भी दे दिया, आपने उसके केस में, साहबानों के केस में वो भी अलाउ कर दिया, एलआईसी के केस में, साहबानों के केस में मेंटेनेंस जो नहीं था लॉ वो भी अलाउ कर दिया। आपने ये लालू प्रसाद आदि इनको बिना उसके वो भी कर दिया। तो जहाँ आपको लग रहा, आपने सर्विस कंडीशंस भी बना दी सीबीसी की, आपने सीबीआई की भी बना दी डायरेक्टर की, तो आपने तीनों काम कर लिए, आप एग्जीक्यूटिव पर भी। और यही कारण है सरकार सब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ रही, जुडिशरी पे छोड़ दो, सब गुड्डी गुड्डी बनना चाहते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन भी ख़त्म, न्याय भी ख़त्म, न्याय भी नहीं मिल रहा और एडमिनिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गया, सब सर छोड़ दो जुडिशरी पर। जुडिशरी को जहाँ आनंद आ रहा है, जहाँ पुसाता है वहाँ कर रही है, बाकी ख़त्म। तो दोनों चीज़ ख़त्म हो गई देश में आज, इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा लोगों, इसीलिए सड़क पर आ गए। प्राइम मिनिस्टर सीएम रिलीफ फंड का ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? आप बहुत बड़े वो हैं, माने गरीबों के, देश के इतने बड़े पैट्रियट हैं, आपको ये होना चाहिए कि ये सीएम और पीएम के रिलीफ फंड का जब ऑडिट नहीं होगा तो वो तो पार्टियों में जाएगा, सारा पैसा पार्टी फंड में जाएगा, जा रहा होगा,
लोगों को, अखबार वालों को बांट दिया था एक चीफ मिनिस्टर ने सन 90-91 में, तो अंधाधुंध जो चाहे। कई चीफ मिनिस्टरों का तो मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं कई चैनल, क्योंकि अनाप शनाप देने, जब ऑडिट ही नहीं होना है, अपने घर में दो या किसी को दो, किसी को भी दो, क्यों नहीं होना चाहिए? ये किसका? लोग देते हैं इतना पैसा डिफेंस फंड, वो रिलीफ फंड में, पीएम या सीएम के, इसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? ये घर खेती है। प्रजातंत्र में कोई डिस्क्रिशन नहीं, प्रजातंत्र में देयर इज़ नो कोटा, देयर इज़ नो डिस्क्रिशन, इट इज़ ऑल पीपुल्स मनी, इट इज़ ऑल पीपुल्स डिस्क्रिशन। ये सब कानून से, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, किसी को कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इट इज़ ऑल बाय लॉ। इसलिए इसका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट करवाइए। इसी तरह से हमारे तो एनडीए या क्या है इनका, एनडीए और दूसरा एक क्या नाम कहते हो, ये तो हमारे यहाँ कुछ है नहीं, यूपीए और एनडीए, यूपीए एनडीए, इनके लोगों के फ़ोटो कैसे खींचते हैं? क्यों होनी चाहिए फ़ोटो? चीफ जस्टिस का क्या प्रोटोकॉल है? व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ चीज़? क्यों आनी चाहिए फ़ोटो? अब आप कह रहे हैं कि साहब मिनिस्टरों की भी आए, माने आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। जब आपको पूछा कैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, और कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, और वाई नॉट ऑफ डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितना है प्रोटोकॉल इक्विवेलेंट टू चीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर नहीं। तो चीफ जस्टिस का क्यों आनी चाहिए फ़ोटो? वाई? किसी की भी फ़ोटो क्यों आनी चाहिए मेरा? फिर यूपी और एनडीए के चेयरपर्सन से, या इनका तो सारा पैसा रिकवर होना, 25-25 लाख। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन या ये हिंदू, इनके अगर सरकार के साथ समझौता हुआ, वो तो 15 लाख होगा एक पेज का। वाई एक पेज? वाई नॉट 1/4? एंड वाई फ़ोटो? ये सब रिकवर होना चाहिए। सारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स, चीफ मिनिस्टर जो होता है रातों रात उसके कटआउट लगाते हैं। वाई? ये पब्लिक का पैसा है, व्यक्तिगत पब्लिसिटी पे खर्च होगा। वाई फ़ोटो चीफ मिनिस्टर के भी? नो, केवल इश्तिहार आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इश्तिहार आएगा, नाम आएगा, फलाना उसका उद्घाटन करेगा, फलाना फाउंडेशन स्टोन रखेगा, दैट्स ऑल। किसी की फ़ोटो नहीं, नो बडीज़ फ़ोटो। और वो पैसा सारा रियलाइज होना चाहिए जो उन लोगों का आया, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं और उनका फ़ोटो आया हुआ है। ये हमारे देश में ता जिंदगी पीएन भगवती साहब को लोग कहते थे साहू जैन के रोल में थे, वो सोशलिस्ट बड़े जज बन गए थे कार्ड पोस्ट कार्ड पर। उनको हमेशा ये लोग सब कहते थे, बल टाइम्स ऑफ इंडिया निकाले सन 84 से तो लगातार उनकी फ़ोटो होगी ज्ञानपीठ पुरस्कार में। एक बार तो उसका उद्घाटन भी किया, उसके रोल में लोग बताते थे। और सोशलिज्म का पुट्टा पार्थी साइन ट्रस्ट के तो चेयरमैन ही थे। ये साइन ट्रस्ट में कितना पैसा, कितना दबाव, कितना झगड़ा है। तो ये सब भ्रष्टाचार के अड्डों के अगर चीफ जजेस मिले रहेंगे तो ये, अगर पेरिस ब्रुसेल्स जैसे है, हमारे यहाँ हाल ये है कि पेरिस और ब्रुसेल्स जैसे, ब्राज़ील में अभी आतंक हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में होता, वहाँ 7 दिन 1 महीने में तुरंत फटाफट इन्वेस्टिगेशन। हमारे यहाँ तो नेता भी और जुडिशरी सब जगह स्टे हो जाता। नेता अलग बवाल करते, चैनल अलग बवाल करते, जातिवाद और संप्रदायवाद का अलग बवाल होता और स्टे हो जाते सब। कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं। आज आतंक का आक्रमण हो गया, आग लग गई, 2 साल के बाद रिपोर्ट मिलती, तब तक पता लगा सब टाइम फिस हो गया, तब तक 3 आतंकवादी आक्रमण और भी हो गए। राधे माँ, सलमान खान के केसेस हाई कोर्ट के, जो पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, पुलिस और वकील जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट आदमी को मरा हुआ और मरे हुए को जिंदा दिखा सकती है, कुछ नहीं। कोई जुडिशियल सिस्टम ना काम करेगा, ना पुलिस, ना आपके रिफॉर्म काम करेंगे, ना कुछ होगा। इनके 12-12 साल तो हम कह रहे हैं, किसी की चार्जशीट नहीं हुई, किसी का FIR, किसी की सुनवाई नहीं, सब छूट गए। पुलिस ने जैसे चाहे वैसे बना दी चार्जशीट, बात खत्म। जब 15-20 साल में सुनवाई होगी, जब 20-20 साल 15-15, तो ये तो आधे विटनेस मर जाएंगे, आधे विटनेस को मार दिया जाएगा, आधे विटनेस खरीद ले जाएंगे। तुम क्या किस चीज़ के एविडेंस कह रहे हैं आप? एविडेंस चाहिए, एविडेंस नहीं थे, कैसे हो सकती है एविडेंस? एविडेंस तो कभी नहीं होगी इस सिस्टम में। इसलिए इस संविधान, इस न्याय व्यवस्था को जब तक एक समयबद्ध टाइम बाउंड जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लालू यादव का तो मैंने बताया, मैंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट की हियरिंग्स, कबीर साहब ने कहा कि यंग मैन हैज़ सेव्ड आवर रेपुटेशन। अरे
कबीर साहब थे चीफ जस्टिस, ए यंग मैन हैज सेव्ड आवर रिपुटेशन। तुमने गलत किया, यंग मैन ने क्या सेव किया? चीफ जस्टिस को ऐसा क्यों कहना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इतनी बदतमीजी की कि लोकसभा में ही फाड़ दिया वो कागज़। अरे भाई आपने बना गलत, 1 साल में क्यों नहीं, 2 साल में क्यों, और फिर कैसे? On the decision of the court of first hearing, original jurisdiction, when my constitutional right is up to Supreme Court, to go up to Supreme Court, आपने कैसे कर दिया ये punishment? Depriving him of his membership. वो भ्रष्ट हो सकते हैं, but unconstitutional is unconstitutional. आपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर लड़का है, बाप सारा काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर औरत है, हस्बैंड सारा काम कर रहा है, वहाँ तो आपने कुछ किया नहीं इंटरफेरेंस। सब एक्स्ट्रा, संजय गांधी के टाइम पर इतना बवाल हुआ था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आज क्यों नहीं भाई? सारे एक्स्ट्रा पूरी फैमिली की फैमिली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है आजकल। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरुणाचल के गवर्नर को जरूर आपने नसीहत दे दी, और यूपी में आपने 2 लोकायुक्त खुद अपॉइंट किए, एक नहीं हुआ तो दूसरा, आप सब सही कर रहे हो। उत्तराखंड वाले गए तो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? अरे भाई ये क्या बात हो गई भाई, तुम्हारा क्या है? और अरुणाचल के तुम इतना इंटरफेयर कर रहे हो, आपने संसद को भी रोन दिया, जय हो जय हो, क्योंकि वो जय हो, वो जानते हैं उनका तो इंटरेस्ट ये है कि कभी केस डिसाइड ही ना हो, कोर्टों में पड़े रहें, हम मर जाएं तो तब केस डिसाइड हो, उनका ये इंटरेस्ट है। वो जय हो जुडिशरी कर, हारने पर भले ही नहीं करते हैं, पर जय हो करेंगे। आप सुनते रहो जय हो, दोनों मौज करो, जनता को पीस दो, देश को पीस दो। मैंने आपके ये जजमेंट की टीचर इतना नोबल, माने केरला हाई कोर्ट और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि टीचर इतना नोबल प्रोफेशन, ये तनख्वाह क्यों मांग रहे हैं? अरे सबसे नोबल तो आपका प्रोफेशन है, आपने तो जजों की भी तनख्वाह बढ़ाई, आप तो एग्जीक्यूटिव का भी काम कर गए। आज से 7-8 साल पहले आपने डिस्ट्रिक्ट जजों की तनख्वाहें बढ़ा दी थी, आप उनको नोबल कह रहे हो, और आप चाहते हो कि देश के भावी नागरिक निकलें, देश में जो हमारे फ्यूचर ऑफ द कंट्री उनको पैदा करें टीचर्स। अरे वाह यार वाह, मान गए भाई। उनको तनख्वाह 2-2 हज़ार में आज टीचर रख रहे हैं। सारे नेताओं ने खोल दिए सारे इंस्टीट्यूशन, सारे स्कूल, सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने तो सबको दे दिया, फ्रेंचाइजी दे दी, सब खुल गए। 2-2 हज़ार में टीचर। आप चाहते हैं देश के भावी नागरिक पैदा हों, रिस्पॉन्सिबल नागरिक पैदा हों देश में। ये क्या बात है, क्यों मांग रहे हैं तनख्वाह? अरे सबसे नोबल तो डिफेंस का, कल से आप कहोगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तनख्वाह ही नहीं मिली, सबसे नोबल। डॉक्टर क्यों मांग रहा है तनख्वाह? वो तो हड़ताल कर रहे हैं, लोगों को अलग से काट रहा है। जिस तरह से लोगों को चीरफाड़ करता है उससे ज़्यादा डॉक्टर लोगों की गर्दन काट रहा है, उनकी जेबें काट रहा है, वकील काट रहा है। तो ये तो नोबल प्रोफेशन ये है। टीचर तो बेचारा क्या है, उसको मिलता ही कितना है? जिसने 6 घंटे बकबक करनी है और फिर देश के भावी नागरिक पैदा करने हैं। पेरेंट भी जूता लेके खड़े हैं, टीचर जूता लेके खड़े हैं, प्रिंसिपल जूता लेके खड़ा है, मैनेजमेंट अलग, और उनको आप कह रहे हैं कि नोबल प्रोफेशन है। ये पैसा क्यों मांग रहे हैं? ये तो सिब्बल से भी बुरी हालत आपने कर दी है टीचरों की, कि पे कमीशन भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं सर, नहीं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। आपने शॉर्टेज ऑफ जजेस के लिए, हमारे संविधान में जूरी सिस्टम है, बड़े नई तरह का जूरी सिस्टम है। संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी रिटायर्ड जज और एनी सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट इन ए पर्टिकुलर केस, इवन रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और दे विल बी ट्रीटेड एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आपने किया ऐसा? आप हमेशा उंगली उठा रहे हैं गवर्नमेंट पर कि जज कम है, जज कम। तो आप रिटायर्ड जजों की लिस्ट बनाओ ना, जो अगले 5 साल में जो लोग रिटायर हुए हैं या होंगे वो इस जूरी में रहेंगे। 2 रिटायर्ड जज और 1 सिटिंग जज विल प्रेजाइड ओवर दैट जूरी। सिटिंग जज रहेंगे, प्रेजिडेंट चाहे हुसोएवर, जजेस चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई भी रहा हो। 2 जज, वो चीफ जस्टिस नहीं आना चाहे उसमें ना आए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, पर जजेस चीफ जस्टिस जो भी आना चाहे 2 वो जज रहेंगे, एंड एवरी केस विल बी डिसाइडेड बाय 3 जजेस। आपको कभी जजों की कमी नहीं होगी। 5 साल में जितने जज हैं उनको, सिर्फ चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के रिटायर, उनको पैनल में रखिए जूरी में, वो आएंगे
आपके 3 जज रिटायर करेंगे, कोई धोखा भी नहीं होगा, कोई बेईमानी भी होने का चांस नहीं होगा, भ्रष्टाचार होने का, और तुरंत केसेस डिसाइड होंगे। ये तो हमारे संविधान ही में लिखा हुआ, आपने कभी उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया। इसी तरह से आपके रोटेशन की बात है, आप गरीबों की बात करते हैं, आप रोटेट क्यों नहीं करते हैं? गर्मियों में पूरा यूनिवर्सिटी, ये स्कूल्स कॉलेजेस, वहाँ तो इतने बड़े बड़े हॉल, इतना ऊपर डायस रहता है, जितना आदमी आपके सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उससे भी ज़्यादा एक एक कमरे में आ सकते हैं। वो नहीं है, छुट्टियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा, पूजा की होती हैं, दिवाली के टाइम पर स्कूल कॉलेजेस बंद। आप कहीं नहीं, जहाँ हाई कोर्ट है वहीं चले जाइए, वहाँ उस प्रांत के केसेस, उस स्टेट के केसेस वहीं डिसाइड कीजिए। अरे फाइनल हियरिंग में जाए या एडमिशन के किसी टाइम पर जाए, वहाँ वो उनको रूलिंग देने में भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ हाई कोर्ट कम से कम 24 जगह 28 जगह, जितने भी, जहाँ हाई कोर्ट 22-20 ही जगह सही, कहीं कहीं 3-3 के लिए एक ही हाई कोर्ट है, वहाँ उतनी जगह जाए। आप रोटेट क्यों नहीं करते हैं जब संविधान में लिखा हुआ है? तो जुवेनाइल में आपने कैसे कह दिया कि लॉ है, जबकि आपने सारे लॉ बदल दिए। आपने राइट टू रिजेक्शन दे दिया, कैसे दे दिया? बिना लॉ के, बिना संविधान के, बिना जनता को पूछे हुए। आपने लालू को हटा दिया कि मेंबरशिप नहीं होगी, कैसे कर दिया? आपने जजेस को तनख्वाह दे दी, कैसे दे दिया? बिना किसी कानून के। आपने सीबीसी की बना दी, विजिलेंस कमिश्नर की बना दी सर्विस कंडीशंस। आपने लेजिस्लेटिव का भी काम कर दिया। तो आपने अगर ये कर दिया, जुवेनाइल में आपने क्यों नहीं, ये आउटडेटेड लॉ है, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें फांसी होगी या इसमें आजीवन कारावास होगा। आप कर सकते थे इसमें, इसके केस में, जो रेप का केस हुआ था दिल्ली में, निर्भया का, उसमें आपने ये कैसे कह दिया? आप जब सब तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्यों नहीं कहा ये आउटडेटेड लॉ है? इसमें नहीं, ये लॉ बदल गया है, हम बदल रहे हैं इसको, और ये हम इसको 20 साल की सज़ा देते हैं, 25 साल की देते हैं। न देते लाइफ इम्प्रिजनमेंट, चलिए 20 साल की सज़ा तो देते, 15 साल की तो देते। आपने शाहबानों को मेंटेनेंस भी दी, कोई कानून, वो कहते थे हमारी शरीयत में नहीं है, पर आपने दिया। तो कैसे दिया? नोटा कैसे दिया? सबसे बड़ी बात तो वो है, नोटा देना तो संविधान, जनता सबकी तौहीन है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, संसद की तौहीन है, बिना लॉ के। तो इसको क्यों नहीं किया आपने? आमिर खान नंगा नाचा, उसको आपने कहा पीपुल नो द डिफरेंस बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड न्यूडिटी। क्या बात है? क्या लाना चाहते हैं आप देश में? पोर्न, होमो, इंसेस्ट? माने आमिर खान वो हमेशा देशद्रोही फिल्में बनाने वाला, ऑस्कर के चक्कर में जो वहाँ गया, उपदेश देता है सबको, वहाँ बेचारा इतना भूकंप आया, सब टूट गया, जहाँ उससे अपनी फिल्म बनाई थी, क्रिकेट मैच वो जो जिसमें हुआ था, गया, 1 पैसा खर्च नहीं किया शायद वहाँ पे, और सबको उपदेश दे रहा, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नंगा, और उसको कह रहे हैं इंटरटेनमेंट है। आप इस देश को पूरी तरह से यूरोप के उस होमोसेक्सुअलिटी में, स्पोर्न में, जबकि अमेरिका रोज़ चेतना देता है, चेतावनी देता है, ऑल पोर्न इज़ होमो, हमेशा। आप कहते हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप, अब आज एक केस चला हुआ, हाउ कैन देयर बी होमोसेक्सुअलिटी ए जेंडर, हाउ कैन दे बी ट्रीटेड ए जेंडर? होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट ए जेंडर, जेंडर इज द फेमिनिन, मैस्कुलिन और यूनेक्स, कॉमन जेंडर। और जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जिन्होंने अपना सेक्स बदला, दे आर द ओनली जेंडर। एक होमोसेक्सुअलिटी, दे आर इधर पुरुष और स्त्री, दे आर वुमेन और मैन, दे आर नॉट सेपरेट जेंडर, कांट बी ट्रीटेड एज सेपरेट जेंडर। पर आप धकेल रहे हैं देश को। कॉमन सिविल कोड आपने कहा, उसमें कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं हम अपने एसेट्स भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं हम आरटीआई से भी ऊपर हैं, आप कह रहे हैं हम खुदा के नीचे हैं, जनता से भी ऊपर हैं। हाउ कैन यू बी?